नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लॉट्स ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को समझा था। आशा करता हूँ कि वो आपको समझ आ गई होगी। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की सबसे ज़्यादा बस्तियाँ सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के मैदानी इलाकों के आसपास पनपी थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहते हैं। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसमें हम चलते हैं कि समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान में एक परंपरा शुरू से चली आ रही है। जब भी किसी प्राचीन संस्कृति का वर्णन किया जाता है तब उसके आधुनिक शहर के नाम पर उसका नाम रखा जाता है जहाँ वो सबसे पहले अस्तित्व में आई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हड़प्पा शहर में हुई थी, जो 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा का नगर नियोजन। तो उस टॉपिक पर आने से पहले हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। आज ये समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी और वो नगर हड़प्पा सभ्यता के कितने विकसित थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उससे पहले आने पे हड़प्पा सभ्यता की समयावधि की। समयावधि के बाद बात करेंगे हम उसकी भौगोलिक विस्तार की। भौगोलिक विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता की समयावधि की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की समयावधि को हम पहले की तरह 3 भाग में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले होता है आरंभिक हड़प्पा काल, दूसरा नंबर है पूर्ण विकसित हड़प्पा काल और तीसरा नंबर आता है आपका उत्तर हड़प्पा काल। तो आरंभिक हड़प्पा काल सबसे पहले, आरंभिक हड़प्पा काल। दूसरा हो गया अपना पूर्ण विकसित हड़प्पा काल, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल। और ये हो गया अपना उत्तर हड़प्पा काल। कोई भी सभ्यता ना तो एक दिन में पैदा होती है ना एक दिन में ख़त्म होती है, इसलिए ऐसे ही ये हड़प्पा काल भी धीरे धीरे चली और फिर अपने पूर्ण विकसित अवस्था में आई और धीरे धीरे अपने उत्तर हड़प्पा काल में आई और फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। तो आरंभिक हड़प्पा काल, सबसे पहले आरंभिक हड़प्पा काल होता है लगभग 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक। आरंभिक हड़प्पा काल का समयावधि है 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक। और पूर्ण विकसित हड़प्पा काल की अवधि है 2600 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर हड़प्पा काल की अवधि है 1800 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक। तो ये हो गई हड़प्पा काल की समयावधि। आरंभिक हड़प्पा काल, विकसित और उत्तर हड़प्पा काल। अब आता है इसका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार को हम विस्तार से समझेंगे तब जब हम हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख नगर है उनका हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उनके बारे में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चमुंदड़ो, बनावली, इनके बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तब उसका भौगोलिक विस्तार को हम और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आज लेकिन इसको मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं। इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो हो गया अपना आधुनिक पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, हड़प्पा सभ्यता, आधुनिक पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत।
में फैली हुई थी। उत्तर पश्चिम भारत में हम ले लेंगे गुजरात, गुजरात के बाद हम ले लेंगे राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा। तो ये हो गया इसका भौगोलिक विस्तार मोटे तौर पर। आधुनिक पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इतने एरिया में वो फैली हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, हड़प्पा सभ्यता की समयावधि और उसका भौगोलिक विस्तार। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जिसका आज हम आपको समझाने वाले हैं, हड़प्पा काल का नगर नियोजन। हड़प्पा काल का नगर नियोजन। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा काल के नगर नियोजन के बारे में। पहले की तरह हम उसको पॉइंटों में बांट लेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट पर हम समझेंगे और उसके बाद आगे चलते जाएंगे। पॉइंटों में बांटने का अर्थ यही होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हर पॉइंट आपको दिमाग में रहे कि ये पॉइंट उसके हैं। नहीं तो अगर आप चाहो तो हम सीधे भी उसको देख सकते हैं, लेकिन हम वो देखेंगे नहीं, क्योंकि बात में ना आज बच्चों के समझ में आना चाहिए कि वो किस तरह चलता है। हड़प्पा काल का नगर नियोजन, हड़प्पा काल के नगर नियोजन को यहाँ से ले लेते हैं पॉइंट्स। उसके सबसे पहले आता है नियोजित नगर, नियोजित शहर। दूसरे नंबर पर आता है ग्रिड पद्धति। तीसरे नंबर पर आता है उन्नत जल निकासी। और चौथे नंबर पर आता है पक्की और कच्ची ईंटों का प्रयोग। पाँचवें नंबर पर आता है सार्वजनिक सुविधाएं। तो हड़प्पा काल के नगर नियोजन को समझने के लिए सबसे पहले नियोजित शहर थे, वो शहर किस हिसाब से बसे हुए थे। उसके बाद में ग्रिड पद्धति क्या थी, सड़कें कैसी थी। उसके बाद में उसके जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था कैसी थी। पक्की ईंटों और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और सार्वजनिक सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सुविधाओं को भी हम पॉइंटों में बांट लेंगे। सबसे पहले आता है सार्वजनिक भवन। सबसे पहले पॉइंट में आता है सार्वजनिक भवन। दूसरे पॉइंट में आता है सभागार। तीसरे पॉइंट में आता है अन्नागार। चौथे पॉइंट में आता है चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें। तो ये आपको एक इसका खाका खींच गया होगा कि इस तरह ये क्वेश्चन चलेगा। तो हड़प्पा काल का सबसे पहले नगर नियोजन अब चलते हैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब हम हड़प्पा काल की नगर योजना के बारे में। सबसे पहले नगर नियोजन। हड़प्पा काल में जितने भी शहरों की खुदाइयाँ हुई हैं उनमें एक नियोजित शहर देखने को मिलता है। उनमें सबसे पहले है शहर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। तो सबसे पहला पॉइंट बन गया अपना दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो था वो शहर के पश्चिमी हिस्से में था और निचला शहर पूर्वी हिस्से में था। दुर्ग में बड़ी बड़ी संरचनाएं आपको देखने में मिलती हैं, जैसे सार्वजनिक भवन, सभागार, अन्नागार, चौड़ी सड़कें। ये दुर्ग में आपको देखने को मिलती है। और दुर्ग की एक खासियत क्या थी कि इसको ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, ऊंचे चबूतरे पर। दुर्ग को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था और इसको इसकी बाउंड्री खींची गई थी ईंटों से। इसकी बाउंड्री हुई थी, यही कह सकते हैं कि ईंटों से उसको घेरा गया था, दीवार से, ईंटों की दीवार से उसको घेरा गया था। तो दुर्ग आपको समझ आ गया होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के
जो नगर थे वो दुर्ग और निचला शहर 2 भागों में डिवाइड थे। दुर्ग ऊंचे चबूतरे पर दीवारों से, ईंट की दीवारों से घेरा गया था और इसको निचले शहर से अलग किया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा सार्वजनिक भवन, अन्नागार और ये सार्वजनिक सुविधाओं वाली चीज़ें थी। तभी ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग में रहने वाले लोग शासक वर्ग के लोग थे, शासक वर्ग के लोग। और इसके विपरीत जो निचला शहर था वो दुर्ग के मुकाबले कुछ नीचा था और उसमें आम आवास बने हुए थे। आम आवास, आम लोगों के लिए रहने के आवास बने हुए थे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उसमें एक चीज़ निकल के सामने आती है। सबसे पहली बात है कि वो नियोजित थे। नियोजित का मतलब क्या होता है? प्लांट सिटी, मतलब वो पहले सोच समझकर बनाए हुए थे और उनमें एक रूपता पाई गई थी। एक रूपता का मतलब क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े शहरों की खुदाई हुई है उनमें सब में एक रूपता पाई गई है। जैसा मोहनजोदड़ो में 2 हिस्सों में शहर बटे हुए थे, ऐसे ही हड़प्पा में था, ऐसे ही कालीबंगन में था। और लेकिन बस बनावली में उसका पार्टीशन क्या था कि उसको 2 हिस्सों में ना करके एक हिस्से में बना हुआ था। लेकिन उसका बनाने का तरीका, ईंटों का साइज़ और वो सब, उसमें एक रूपता पाई गई है। तो शहर नियोजित थे और एक रूपता शहरों में थी। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि शहर थे पूरे नियोजित, 2 भागों में बटे हुए थे। एक हो गया दुर्ग और दूसरा हो गया निचला शहर। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया क्लियर। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब बात आती है ग्रिड व्यवस्था की। तो इस पॉइंट में हम चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रिड व्यवस्था में सड़कों के। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी वो उसके नगर व्यवस्था का आधार थी। आधार कैसे थी? पहला पॉइंट आ गया कि सड़क व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का आधार थी। क्यों? क्योंकि सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण ऐसे सड़कों का एक ग्रिड व्यवस्था प्लान में वो बनी हुई थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का आधार बताया गया है। ऐसे सड़कें थी। अब उनमें क्या है, जो ये मेन सड़कें थी ये थी चौड़ी सड़कें थी। सड़कें चौड़ी होती थी, सड़कें चौड़ी होती थी। जो मेन सड़क होती थी वो चौड़ी होती थी। इसके मुकाबले जो गलियों वाली सड़कें होती थी वो इनके मुकाबले कम चौड़ी होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पद्धति में सड़कें बनी हुई थी, वो चौड़ी होती थी और मेन सड़क चौड़ी होती थी और गलियों वाली सड़कें उनके मुकाबले कम चौड़ी होती थी। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और बनेगा कि यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था सड़कों पे होती थी। साफ़ सफाई की व्यवस्था होती थी सड़कों पे। सड़कों के किनारे आपको डस्टबिन, कूड़ादान, सड़कों के किनारे पर कूड़ादान रखे हुए होते थे और सड़कों के किनारे गड्ढे होते थे एक निश्चित दूरी पर, जिनमें बारिश का पानी या गंदा पानी इकट्ठा होता था और वो आगे जाता था। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रिड पद्धति, सड़कें चौड़ी होती थी, मेन सड़कें चौड़ी होती थी और उसके मुकाबले जो गलियों की सड़कें हैं उनकी वो कम चौड़ी होती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में ऐसे सड़कों का जाल बिछा हुआ था। तो ये एक उन्नत नगर नियोजन की एक उन्नत व्यवस्था मानी गई है ग्रिड पद्धति। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा जल निकासी प्रणाली। तो अब ये तीसरा पॉइंट आता है उन्नत जल निकासी। सबसे पहले आता है कि सिंधु घाटी के निवासियों ने जल निकासी की सबसे सुंदर व्यवस्था की हुई थी। इसमें क्या है कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी गलियों में, सड़कों के किनारे गलियां बनी हुई थी उसमें जाता था। तो घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण,
तो सबसे पहले पॉइंट में आता है कि सड़कों के किनारे किनारे नालियों का निर्माण होता था और घरों से जो निकलने वाला गंदा पानी है उन नालियों में जाता था। और वो नालियाँ क्या होती थी, मेन होल से जुड़ी होती थी। मेन होल, वो नाली आगे चल के, जैसे ये हो गई सड़क अपनी, ये वाली नालियाँ है, इसके बराबर में ये गई, यहाँ पे मेन होल बना हुआ है। और ये मेन होल क्या होता था, पत्थर की सीलियों से ढके हुए होते थे। और जो ये मेन होल और ये जो नालियाँ हैं ये पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी। तो यहाँ से ये पानी निकल कर मेन होल में जाता था, मेन होल से निकल कर बाहर चला जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली बहुत उन्नत किस्म की थी। मेन होल में पानी जाने के बाद वो बाहर निकल जाता था और जो नालियाँ बनी हुई थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इसमें एक पॉइंट बनता है कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल, पक्की ईंटों का इस्तेमाल, मेन होल, सड़कों के किनारे नालियाँ। तो ये जल निकासी प्रणाली में उनका जितने भी लगभग जितने भी सिंध हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर मिले हैं उनमें सब में एक जैसी ये जल निकासी की एक जैसी प्रणाली हमें देखने को मिलती है। अब अगला पॉइंट आता है कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग। कच्ची और पक्की ईंटों के प्रयोग में ये वाला पॉइंट है कि हड़प्पा काल में जितने भी नगरों में ईंटें मिली हैं वो सभी एक साइज़ की हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बनता है कि इनका माप एक साइज। सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ कहीं भी कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है वो एक साइज़ की है। और एक साइज है इसका मतलब है कि वहाँ ये एक साइज़ की ईंट बनने का कारण ये है कि वहाँ पे जो भी ईंट बनाता था वो मतलब कोई अपने खुद के यूज के लिए नहीं बनाता था, एक बहुत बड़े पैमानों पर इनका काम चलता था। जैसे बड़े बड़े भट्टों से ईंट निकलती थी, उनका एक साइज़ होने के कारण जितने भी शहरों की खुदाई हुई है उनमें एक ही साइज़ मिलता था और उनमें कच्ची और पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो एक आपकी इनकी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताओं में आ गई कच्ची और पक्की ईंटों का इस्तेमाल। अब आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट आता है सार्वजनिक सुविधाएं। अब इसको देखते हैं हम सार्वजनिक सुविधाओं को। तो सार्वजनिक सुविधाओं में आते हैं सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का सबसे मेन पॉइंट बनता अपना सार्वजनिक सुविधाएं। इनमें क्या है कि जितने भी बड़े बड़े नगर थे उनमें सार्वजनिक भवन मिले हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई में एक ये दुर्ग में सार्वजनिक भवन का निर्माण किया गया था। तो सार्वजनिक भवन जहाँ मिले हैं उनमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है अपना बड़े आकार के भवन बड़े आकार के मिले हैं। दूसरा पॉइंट है कि उनके अंदर बहुत बड़ा आंगन मिला है, बहुत बड़ा आंगन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सार्वजनिक भवन मिले हैं उनमें बहुत बड़ा, उनकी खुदाई से पता चलता है कि उनमें बहुत बड़ा आंगन मिला है। और उन आंगनों में क्या है, उनके बाहर जो तीसरा पॉइंट बनता है अपना, उनके बाहर क्या है, छोटे छोटे कमरों का निर्माण किया गया है। छोटे छोटे कमरे, इन सार्वजनिक भवनों के बाहर छोटे छोटे कमरों का निर्माण किया गया है। ऐसा लगता है कि किसी पुरोहितों के निवास स्थान के रूप में उसको हम देखते हैं। तो सब ये जो सार्वजनिक भवन है ये सिंधु घाटी सभ्यता के मेन जो सिटी हैं, जो मेन जो उनके नगर हैं उनमें ये संरचनाएं आपको पाते हैं कि बड़े बड़े भवन हैं, बहुत बड़ा आंगन है, आंगन के बाहर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो इनको सार्वजनिक भवनों की संज्ञा दी गई है। अब दूसरा आता है सभागार। तो दूसरा पॉइंट अपना सभागार नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये स्नानागार है, स्नानागार। तो दूसरा पॉइंट आ गया अपना स्नानागार।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही अद्भुत नमूना हमें यहाँ स्नानागार में देखने को मिला है। स्नानागार ये बहुत बड़ा क्षेत्र, स्नानागार का क्षेत्र बड़ा होता था। इसमें इसके क्षेत्र में ये होता था, ये स्नानागार को बताते हैं 39 गुणा 28 गुणा 8 फीट, ये इसका माप था। 39 फुट चौड़ा, 39 फुट लंबा, 28 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा। ये मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है जिसका माप ये था। इसके दोनों साइड नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये स्नानागार जो था उसके दोनों साइड नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और नीचे का जो एरिया था वो पक्की ईंटों का था। पक्की ईंटों का नीचे वाला एरिया था और जिसको जिप्सम से इसकी जुड़ाई की गई थी, जिप्सम से इसकी जुड़ाई की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जो स्नानागार हमें मिले हैं उनका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता था। 39 गुणा 28 गुणा 8 फुट का उनका क्षेत्रफल होता था और वो पक्की ईंटों के, उनका जो फर्श है वो पक्की ईंटों का बना होता था और दोनों तरफ उतरने के लिए उनकी सीढ़ियाँ होती थी। तो ये हो गया स्नानागार। अब इसके 3 साइड तो होता था, ये बरामदे होते थे, बरामदे। तो इसके 3 साइड बरामदे होते थे और एक साइड कमरे बने हुए होते। ये ऐसा लगता था कि किसी पुरोहित वगैरह का निवास स्थान है। तो इस सभ्यता के नगर योजना में स्नानागार को प्रमुख इसका आधार बहुत ही मेन टॉपिक के रूप में हम देखते हैं इसको। ये सार्वजनिक सुविधाओं में इसको देखते हैं स्नानागार। तो सार्वजनिक भवन आपको क्लियर हो गया, स्नानागार क्लियर हो गया। अब नंबर आता है अन्नागार का। अब आ गया अन्नागार। मोहनजोदड़ो में हमें एक विशाल अन्नागार के भी अवशेष मिले हैं। इसमें क्या होता था कि ये हो गया जैसे आपका अन्नागार, इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई होती थी 150 गुणा 75, ये इसका माप होता था। तो मोहनजोदड़ो में हमें अन्नागार के भी मिले हैं। इसके बराबर में 2 ऊंचे चबूतरे मिले हैं। ये हो गए अपने चबूतरे। इन पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे अनाज रख के उसकी कुटाई की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जो अवशेष इन चबूतरों के बीच में जो उसके अवशेष मिले हैं, इसमें जौ और गेहूँ के अवशेष भी हमें मिले हैं। तो एक पॉइंट हो गया अपना अन्नागार का, ये क्लियर हो जाता है। मोहनजोदड़ो में 150 गुणा 75 लंबाई चौड़ाई का एक अन्नागार मिला है, जिसके दोनों ओर चबूतरे थे जिन पर अनाज कूटने का काम किया जाता था। और चौड़ी सड़कों में क्या है, आपको पहले भी बता दिया था मैंने, इसमें ग्रिड पद्धति में कि मोहनजोदड़ो जितने भी मतलब बड़े बड़े जो भी शहर थे हड़प्पा कालीन, उनमें सब में सड़कें चौड़ी होती थी। मेन सड़क चौड़ी होती थी, गलियाँ थोड़ी मेन सड़कों के मुकाबले कम चौड़ी होती थी। एक सीध में सड़कें होती थी, उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिम दिशा में सड़कें बनी हुई होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी उनके बराबर में, और पक्की ईंटों की ये बनी हुई होती थी चौड़ी सड़कें। तो आपको समझ आ गया होगा हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली। सबसे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर किस हिसाब से हमें लिखना है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली, नियोजित शहर होते थे। सबसे पहले हो गया अपना नियोजित शहर होते थे, दुर्ग और निचला शहर वो बटे होते थे। सबसे पहले पॉइंट आ गया ये। दूसरा पॉइंट आ गया अपने शहर की सड़कें चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर की सड़कें चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। समकोण पर काटती थी मतलब ग्रिड पद्धति बनती थी उसकी। तीसरा हो गया जल निकासी प्रणाली। उच्च कोटि की थी, क्योंकि
घर से निकलने वाला जो वेस्टेज पानी था वो सड़कों के किनारे किनारे बनी नालियों में जाता था, वहाँ से मेन हॉल में जाता था, मेन हॉल से शहर से बाहर चला जाता था। तो चौथी होगी जल निकासी प्रणाली, पाँचवीं होगी कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग। जितने भी सिंधुकालीन शहरों की खुदाई हुई है, जो भी चीज़ें देखने को मिली हमें, उनमें सब में एक कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। और उनकी सबसे मेन बात यह है कि उनकी लंबाई और गुणाई का अनुपात एक ही होता था, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर ये काम चलता था ईंटों के भट्टों का। अच्छा, फिर आ जाते हैं अपने सार्वजनिक सुविधाओं में। सार्वजनिक भवन के हमें अवशेष मिले हैं, स्नानागार के, अन्नागार के और चौड़ी सड़कें। ये सारे पॉइंट आपको शहर की सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना में लिखने पड़ेंगे, इनको छोड़ नहीं सकते। इनको इसीलिए हमने इतने भागों में डिवाइड किया है। अब एक के बाद ये एक चलता जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में बताएंगे और उसके बाद एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनता जाएगा और आगे चलते जाएंगे। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता से की पृष्ठभूमि वाले जो कृषक बस्तियाँ थी उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस तरह आगे चलता जाएगा। तो आपको हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।